हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे आईपीसी 1860 और बीएनएस 2023 के डिफरेंसेस के बारे में। देखिए, ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है। इसका पार्ट 1 हम लोग दे चुके हैं। ये है हमारा पार्ट 2। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे कि बीएनएस में कौन से सेक्शंस हैं जो आईपीसी से रिलेट करते हैं और उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है वो हम लोग सब जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शंस। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने सेक्शन 9 तक की बात करी थी। इसमें देखिए सेक्शन 10 है। ठीक है, प्रावधान क्या है इसमें? कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। इसके बाद सेक्शन 11 है। इसमें एकांत परिरोध के बारे में बताया गया है। कह रहे हैं यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो तो 1 मास से अनधिक समय, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक और 1 वर्ष से अधिक न हो तो 2 मास से अनधिक समय, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो 3 मास से अनधिक समय के लिए एकांत परिरोध दिया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 12 की। तो इसमें बताया गया है कि एकांत परिरोध की अवधि क्या होगी। तो ये एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगी। इसके बाद सेक्शन 13, पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। इसके बाद आते हैं सेक्शन 14 में, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो विधि द्वारा आबद्ध है या जो तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि के भूल के कारण कार्य करता है। देखिए इसमें बताया गया है कि कौन सी बात अपराध नहीं है। ऐसी बात अपराध नहीं है जिसमें तथ्य की भूल होती है, ना कि विधि की भूल। इसके बाद सेक्शन 15 बात करते हैं, कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, तो इसमें जज के बारे में बताया गया। ठीक है, कि मतलब जज जो भी न्यायिक कार्य करता है उससे अगर कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो वो अपराध नहीं कहलाएगा। इसके बाद सेक्शन 16 में, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। अगर न्यायालय कोई आदेश देता है और उस कार्य को करने से कोई घटना होती है तो वो कार्य अपराध नहीं है। इसके बाद सेक्शन 17 है, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। देखिए इसमें यह बताया गया कि जैसे मान लीजिए 2 लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, और तीसरे को यह प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति दूसरे पे जानलेवा हमला करेगा और उसको मार डालेगा, तो इस पर वह उसके बचाव के लिए उसको अगर कोई हानि पहुंचाता है, ठीक है, तो यहाँ पे वह अपराध नहीं है। इसके बाद सेक्शन 18 है, यदि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना अपराध नहीं है। देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी एक कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, ठीक है, और वह सारी सावधानियां बरतता है ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो, लेकिन उसका जो आगे का बेत है कुल्हाड़ी का वो निकल जाता है और निकल के किसी व्यक्ति को या बच्चे को लग जाता है, तो यहाँ पे वह अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने सारी सावधानी बरती हुई थी, उसके बाद यह घटना हुई थी। इसके बाद सेक्शन 19 है, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं है। देखिए इसमें बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कई बड़ी घटना होने वाली है, ठीक है, तो उसके लिए छोटी घटना कर देना। मान लीजिए ट्रेन है, बहुत स्पीड में जा रही और आगे 1-2 व्यक्ति खड़े हुए हैं जिनकी वजह से अगर अचानक ब्रेक लगाई जाए तो पूरी ट्रेन पलट जाएगी। तो ऐसे में अगर उन 2 व्यक्तियों की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो वहाँ पे उनको अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा, रेल को। इसके बाद सेक्शन 20 बात करते हैं। इसमें बताया गया कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। कहता है कि कोई भी कार्य जो 7 वर्ष से कम के बालक के द्वारा किया जाता है वह अपराध नहीं कहलाएगा। इसके बाद सेक्शन 21 है, इसमें कह रहा है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य अपराध नहीं है। अपरिपक्व समझ के मतलब क्या है कि ऐसा बालक जो उस अपराध को ना पहचानता हो, ठीक है, तो वह
इस सेक्शन के तहत बच सकता है, वह अपराध नहीं होगा। इसके बाद सेक्शन 22 है, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है। जैसे कोई मेंटल व्यक्ति कोई कार्य कर देता है, ठीक है, उससे कोई हानि हो जाती है, तो वह अपराध नहीं होता है। इसके बाद 23, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने से असमर्थ है, अपराध नहीं है। कहता है ऐसा व्यक्ति जो ड्रिंक किए हुए है और सोचने में असमर्थ है कि वह क्या क्या कर रहा है, ठीक है, और वो ड्रिंक उसको उसकी समझ में नहीं, किसी अनजाने में पिलाया गया हो, तो वो अपराध नहीं है। इसके बाद सेक्शन 24 है, कहते हैं किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, अपराध नहीं है। इसके बाद सेक्शन 25 में सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर अवधि कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, अपराध नहीं है। कहता है कि जब कोई व्यक्ति सम्मति दे देता है, ठीक है, तो वह क्या होगा, अपराध नहीं होगा वह कार्य। सेक्शन 26 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मत से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित होने की आशा नहीं है, अपराध नहीं है। इसके बाद सेक्शन 27 में संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। मान लीजिए, देखिए इसमें बताया गया कि 12 वर्ष से कम आयु और जो विकृत चित्त हो, तो वह ऐसा व्यक्ति सम्मति नहीं दे सकता, तो उसके सम्मति के बिना जो उसके संरक्षक होते हैं वह उसकी भलाई के लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो वह अपराध नहीं होगा। इसके बाद सेक्शन 28 है, ऐसी सम्मति जो भय या भ्रम के अधीन दी गई है, सम्मति नहीं मानी जाएगी। अब कह रहा है कि सम्मति देने पे तो अपराध नहीं, लेकिन अगर सम्मति भय और भ्रम के कारण दी गई है तो फिर यह सम्मति नहीं मानी जाएगी। इसके बाद सेक्शन 29 है, ऐसे कार्य जो सम्मति देने पर भी अपराध है। अभी तक था कि सम्मति अगर देता है तो वह अपराध नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे अपराध हैं जो सम्मति देने के बाद भी अपराध हैं। तो ये क्या है, गर्भपात। अगर स्त्री सम्मति, उसके स्वयं की सम्मति होती है, उसके बाद वह गर्भपात कराती है, तो ये एक अपराध माना जाएगा। इसके बाद सेक्शन 30 है, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। अब अगर ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे वह व्यक्ति सम्मति नहीं दे सकता है, तो उसके बिना अगर कोई कार्य किया जाता है सद्भावपूर्वक उसके भले के लिए, तो यहाँ पे वह अपराध नहीं होगा। इसके बाद 31 है, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना अपराध नहीं है। देखिए जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर ओटी से निकलते हैं और कह देते हैं कि सॉरी इनकी डेथ हो गई है, तो उस वजह से अगर, तो उसने सूचना जो थी भलाई के लिए दी थी, लेकिन उस वजह से अगर किसी पर्सन को कोई हानि हो जाती है तो ये अपराध नहीं है। इसके बाद सेक्शन 32 है कि वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाता है, अपराध नहीं है। कहता है कि इसमें अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के सर पे गोली तान के, ठीक है, या किसी को ब्लैकमेल करके, ठीक है, उससे कोई काम कराया जाता है, तो वह उस कार्य के लिए दोषी नहीं होगा। इसके बाद सेक्शन 33 है, कहता है तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य, ऐसे छोटे मोटे कार्य जिससे छोटी हानि होती हो, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसके बाद सेक्शन 34 है, कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग में किया जाता है। कहता है कि ऐसा कार्य जो सेल्फ डिफेंस में किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बाद सेक्शन 35 है, शरीर तथा संपत्ति प्रतिरक्षा का अधिकार। अब देखिए प्राइवेट मतलब सेल्फ डिफेंस किन चीज़ों के लिए है, एक तो बॉडी के लिए, शरीर के लिए, दूसरा संपत्ति के लिए हम इसमें सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 36 है, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हो। कहता है कि जैसे कोई मेंटल डिसऑर्डर का व्यक्ति होता है और वह आप पे हमला करता है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध वैसे ही हम सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एक सामान्य पुरुष आप पे हमला करता तो आप सेल्फ डिफेंस यूज़ करते। इसके बाद सेक्शन 37 है, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होता। कहता है ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे कौन से हैं, तो जब तक हमें ये ना
आशंका हो जाए कि हमें हमारी हत्या करने की कोशिश की जा रही है, या हमें घोर उपहति कारित करने की कोशिश की जा रही है, या फिर अ, पास में पुलिस सुरक्षा मौजूद हो, हमें उससे मदद मिल सकती हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके बाद सेक्शन 38 है, कहता है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। कहता है कि सेल्फ डिफेंस में, अपनी बॉडी की सेल्फ डिफेंस में हम किसी की डेथ कब कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कई कंडीशन है इसमें, जैसे हमें आशंका हो जाती है कि सामने वाला हमें मार ही डालेगा, ठीक है, या हमें घोर उपहति कारित कर देगा, ठीक है, या हम पे अम्ल फेंक देगा, एसिड अटैक कर देगा, या हमारा बलात्कार कर देगा, या हमारा अपहरण कर लेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जब आती हैं तब हम लोग सेल्फ डिफेंस में डेथ कर सकते हैं। इसके बाद 39 है, कहता है कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। अभी जो मैंने पॉइंट्स बताए डेथ करने के लिए, अगर वह कंडीशन नहीं होती हैं तो उसके अलावा कोई कंडीशन होती है तो वहाँ पे हम केवल उसको उपहित कार्य कर सकते हैं, ज़्यादा उसमें डेथ नहीं कर सकते। इसके बाद सेक्शन 40 है, कहता है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। कहता है कि सेल्फ डिफेंस का अधिकार हो जाता है, इसका स्टार्टिंग कब होती है, तो स्टार्टिंग तब होती है जैसे ही हमें आशंका हो जाती है कि हमारे बॉडी पे अटैक होने वाला है, वैसे ही ये प्रारंभ हो जाता है और ये तब तक बना रहता है जब तक हमें ये आशंका बनी रहती है। फिर इसके बाद कहता है सेक्शन 41, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। अभी देखिए हमने शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा में हत्या मृत्यु के लिए बात करी थी, अब यहाँ पे संपत्ति के लिए आ गया। तो संपत्ति में है कि जब कोई हमारे यहाँ गृह भेदन करता है, लूट करता है, डकैती करता है, ठीक है, ये सब कार्य करता है, तब हम उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 42 में है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। तो देखिए जैसे अभी कंडीशन बताएं कि मृत्यु के लिए मृत्यु कारित कर सकता है, ठीक है। तो अगर वह कंडीशन नहीं होती, उसके अलावा कोई कंडीशन होती हैं, तो हम लोग केवल अपहानि कारित कर सकते हैं, मृत्यु नहीं। इसके बाद कहता है कि सेक्शन 43, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। तो प्रारंभ तभी होता है जब हमें यह आशंका हो जाती है कि हमारे संपत्ति की हानि होने वाली है, और ये तब तक बना रहता है जब तक वह उस संपत्ति से दूर नहीं हो जाता, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 44 है, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है, ठीक है। तो ये थे बीएनएस के सेक्शन और आईपीसी से रिलेट करते हुए सेक्शन, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग ने आज पढ़ा। ये पार्ट 2 था, ऐसे हम लोग पार्ट इसके लाते रहेंगे, हम लोग पूरा एक्ट पढ़ेंगे बीएनएस का, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।